दोस्तों नमस्कार। अक्सर युद्ध के मैदान में खासकर शहरों में जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वो एक तरह से मैदान में ही पहाड़ का एडवांटेज देती हैं युद्ध के लिहाज से। ज़्यादा दूर न जाइए, रशिया यूक्रेन युद्ध के सबसे शुरुआती दिनों को याद कीजिए, जब रशियन हवाई हमलों में इन्हीं ऊंची इमारतों को ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा था। अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन से, या कोई वाइटल रोड जो कनेक्ट कर रही थी यूक्रेन को, उसके अलावा कुछ ऐसी स्थितियों में, खासकर अगर मिलिट्री स्ट्रेटजी के तहत देखें तो हम अभी गाज़ा में जो न्यूज़ आ रही है, तो जो हैवी बमबारी इजराइल की चल रही है, तो वो भी कुछ ऐसा ही कर रही है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पे ये टारगेट कर रही हैं। पर गज़ा और यूक्रेन में फ़र्क ये है कि गज़ा एक लिमिटेड एरिया है, लगभग पूरी तरह से क्लोज्ड एरिया है, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो वहीं यूक्रेन में आबादी उस हिसाब की नहीं थी और मूवमेंट भी काफ़ी हद तक फ्री था, बॉर्डर भी पोरस थे, लोग आ जा सकते थे। अब इन परिस्थितियों में जैसा कि बताया जाता है, गजा में 20 लाख लोग दिल्ली से भी कम एरिया में या ऐसे उसमें रहते हैं, और बिल्टअप एरिया जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा है, ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, ज़्यादातर ही बिल्टअप होगा, और ये बिल्टअप एरियाज ही वास्तव में एडवांटेज भी हमास को देती होंगी। तो एक जो बमबारी है वो काफ़ी दिनों तक इसीलिए चालू है और फेज वाइज में ये चलती रहेगी, इस एडवांटेज को कम से कम करने के लिए। पर ये जो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जो ज़मीन से लेकर ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रही थी, कल्पना कीजिए सब कुछ अगर पूरा गजा एरिया फ्लैट हो जाएगा और पूरी पॉपुलेशन जो है वो क्या सड़क पे आ जाएगी, और सड़क पे आ भी गई तो वो सड़क क्या सक्षम होगी? एक चौराहे पे ही 100 लोग कभी भर के देखिएगा, क्या पॉसिबल हो पाएगा? तो इन चीज़ों में, इन विरोधाभासों में क्या बोलते हैं, इजराइल जो सोच रहा है अपने ज़मीन के ग्राउंड ऑपरेशंस, तो उसको यहाँ पे ये चीज़ें भी देखनी होंगी। और जो इतनी बड़ी आबादी है, पर्सनल लिबर्टीज़ है, पर्सनल लाख वहाँ पे सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए, लेकिन जो भी ह्यूमन फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो वुमेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ तो कवरेज चाहेगा आदमी पर्सनल हाइजीन के लिए। तो फिर से इन्हीं टूटी फूटी बिल्डिंगों में, मलबों में कहीं ना कहीं आबादी फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगी, और वहीं पे इस युद्ध की कल्पना जो ग्राउंड ऑपरेशन में होने वाला है, जब मैं सोचता हूँ तो काफ़ी भयभीत हो जाता हूँ, खासकर तब जब गजा से जो सिविलियन आबादी है उसको निकलने का कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया है। एक बात और हो जाती है इन स्थितियों में, जैसा कि ज़्यादातर लोग हमास के साथ नहीं हैं, ज़्यादातर लोग नॉर्मल पब्लिक है और हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, और इस तरह की बमबारी, तो इन तरह की परिस्थितियों में आइडेंटिफिकेशन हमास जो लड़ रहा है उस लोगों का, वो इजराइल उसको कैसे करेगा इस भीड़ में, ये भी एक दिक्कतें हैं। एक चीज़ और जो मैं इस इजराइल और हमास का जो अभी ये युद्ध हो रहा है, इस दूसरा लेसन जो ये लर्न में आता है कि अगर पूरी तरह से रडार सिस्टम, आवाज़ सिस्टम, या जो आयरन डोम सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस फेंसिंग पे अगर यह इजराइल ना होता, और इजराइल के पास एक मतलब इतनी सफिशिएंट स्टैंडिंग आर्मी होती, जिस तरह हम मोहल्लों में आबादी के हिसाब से थाने बनाते हैं और फिजिकल पुलिस फोर्स होती है, उसी तरह से ये स्टैंडिंग आर्मी इतनी सफिशिएंट होती कि वो वेस्ट बैंक में जहाँ वहाँ सेटलर्स, नए सेटलर्स इजराइल बसा रहा है, तो उधर फोर्स शिफ्ट कर दिए, तो फोर्स इधर कम हो गई,
और पूरा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे ही छोड़ दिया गया। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है कि खासकर जो आयरन डोम जिस हिसाब से इजराइल ने जिस हिसाब से फेल किया, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कुछ कल्पना की थी, अगर ये चेक पॉइंट्स और स्टैंडिंग आर्मीज़ होती इस तरह के रेगुलर वे में, तो कितना भी रॉकेट हमला हो जाता, कितना भी आयरन डोम फेल हो जाता, तो हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल को चाहे पैराग्लाइडिंग हो किसी भी तरीके से अगर क्रॉस भी कर लेते तो उनका पेनिट्रेशन इजराइल के अंदर ज़्यादा ना हो पाता। यहीं से ये चीज़ें भी समझते हैं कि जो इजराइल जो स्टैंडिंग आर्मी कम है और रिजर्व फोर्सेस और ज़्यादातर लोग उनके, जैसा कि बताया जाता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है, सब कुछ है, लेकिन इस घर घर में जब मिलिट्री ट्रेन लोग हैं उसके बावजूद भी जब देखते हैं कि जब अटैक हमास का हुआ तो कहीं ना कहीं ये सब ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें, ये जो शॉक की स्थिति, वो क्या बोलते हैं, जो हमास के लड़ाकों से लड़ने में काफ़ी हद तक विफल रहे। तो स्टैंडिंग आर्मी की जो इम्पोर्टेंस है, चाहे कितना भी आपका सर्विलेंस हो, रडार सिस्टम हो, कुछ भी हो, वो कम नहीं होता। और जो भी ये इस लोग या देश इजराइल मॉडल यूज करना चाहते हैं अपने आर्मी में कि एक अस्थाई सेना के बड़ी अस्थाई सेना और परमानेंट सेना कम रखना चाहते हैं, तो उसको इनसे सबक लेने की ज़रूरत है। और स्टैंडिंग आर्मी हर लिहाज से अगर आज इजराइल के पास में सफिशिएंट होती तो इजराइल आज गज़ा में जो ग्राउंड ऑपरेशंस है वहाँ पे इतनी देरी अभी ना कर रहा होता। 1 लाख की फोर्स जैसी बताई जाती है, शायद उतनी भी जो हो ना हो उतनी ट्रेंड ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए 3 लाख की आवश्यकता ही नहीं उतनी पड़ती। बेसिकली यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है लेट लतीफ़ी में, और इसी कारण हैवी बमबारी भी जाएगी जिसके अलग एक इफेक्ट हो जाएंगे। मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये स्टैंडिंग आर्मी जो होनी चाहिए इजराइल के पास अगर होती तो ग्राउंड ऑपरेशन में शायद इतनी देरी ना हो रही होती। कहीं ना कहीं इजराइल उसके लिए कम तैयार भी मुझे दिखता है। इन परिस्थितियों में हैवी बम्बार्डिंग के बाद भी इन खास सिचुएशनों में स्टैंडिंग आर्मी किस तरह से रिएक्ट करेगी और जो रिजर्व फोर्स है जो इतनी ज़्यादा है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये भी बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। तो कभी भी जो एक रेगुलर फोर्स स्टैंडिंग आर्मी जो हमेशा रहती है उसकी तुलना हम कभी भी कितनी भी बड़ी अस्थाई फोर्स हम रिजर्व में रख लें और क्या बोलते हैं टेम्परेरी रूप में सेना में भर्ती कर लें, उनको सिखा दें, सब कुछ कर लें, लेकिन इजराइल पे जो अटैक हुआ हमास का, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रेगुलर आर्मी उनकी चेक पोस्ट और बॉर्डर पे उनकी मौजूदगी एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से उसका कोई मैच नहीं है अस्थाई ट्रेनिंग फोर्सेस इत्यादि के या इस तरह की मिलिट्री स्ट्रेटजी के रेस्पेक्ट में। मैं ये नहीं कहता कि अस्थाई फोर्सेस ट्रेनिंग इत्यादि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टैंडिंग आर्मी को खर्चे के नाम पे ज़रूरत से ज़्यादा कम छूट कर देना ये बहुत बड़ी भूल आगे के लिए जो लोग इजराइल मॉडल को काफ़ी करना सोच रहे हैं और जो लोग आबादी और डाइवर्सिटी और बॉर्डर्स में काफ़ी बड़े हैं और कई एडवर्स बाउंड्रीज से घिरे हैं, तो वहाँ पर स्टैंडिंग आर्मीज़ पे अत्यधिक ज़रूरी फोकस होना चाहिए। और वो अनुभव 2-4 साल में नहीं आते, वो दशकों में स्टैंडिंग आर्मी के अनुभव आते हैं जो आज कमी में इजराइल में देखता हूँ। एक बात ये जो आती है शुरू में जो आई थी खबर कि रॉकेट्स, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने समझाने की कोशिश की कि बहुत सारे रॉकेट्स के कारण जो आयरन डोम सिस्टम रडार सिस्टम है उसका रिस्पांस कहीं ना कहीं उस सिग्नलिंग में नॉइज़ के कारण वो रिस्पांस नहीं कर पाया आयरन डोम सिस्टम। लेकिन जैसा कि मैंने गेस किया था कि उसमें बहुत सारे रॉकेट नॉइज़ सिग्नलिंग के लिए यूज हुए ताकि रडार सिस्टम वर्क ना हो पाए, लेकिन एक कुछ खास मात्रा में रॉकेट्स जो हैं स्पेसिफिक मिलिट्री इंस्टॉलेशन या में यूज किए होंगे। ये
आगे चल के जैसा कि अब खबरें आ रही हैं कि ऐसे ही कुछ इंस्टॉलेशन में जो रडार सिस्टम स्वयं था, उनके जो खुद जो सर्विलेंस सिस्टम था, जो रडार थे, उन पे भी शायद कहीं ना कहीं अटैक हुआ है, जिसके कारण जिसके फ़ायदा उठाते हुए बाद में जो कि वहाँ पर जो पैराग्लाइडर्स है और वो सब है, जब वो कम्युनिकेशन पूरी ब्रेक हो गया तो वो इजराइल में दाखिल हो गए। कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे कि सत्य हिंदी में हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं वो बता रहे, पूर्व एम्बेसडर साहब RC सिंह साहब बता रहे थे शायद ऐसा, या मैंने कहीं एक और न्यूज़ में ऐसा सुना है। और थोड़ा सा इसको और भी देखते हैं कि मान लीजिए अगर आयरन डोम सिस्टम पे उस समय फ्यूज हो गया था बहुत ज़्यादा रॉकेट्स आने की वजह से कम समय में, तो कल ही की खबर में जो अलग अलग सुन रहा था, BBC के मार्फत सुन रहा था या और दूसरी न्यूज़ सुन रहा था कि अभी भी क्या बोलते हैं, गजा से रॉकेट्स हमले जो हैं कुछ न कुछ हमास की तरफ से इजराइल में चल रहे हैं और वो रॉकेट्स बिल्डिंग्स पे गिर भी रहे हैं। जैसा कभी नीलू व्यास जी की शो पे एक जो इजराइल की एक पत्रकार थी, उनसे जो बात हो रही थी वहाँ पे भी शायद ये बातें मैंने सुनी। तो अब जब रॉकेट्स की संख्या बहुत कम हो गई हैं, उस हिसाब से तो नहीं रही होंगी, लेकिन फिर भी रॉकेट्स बिल्डिंग में इजराइल में जा रहे हैं, तो अगर आयरन डोम जैसा कि है इन परिस्थितियों में तो वर्क करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटजी में जो हमास ने शुरू में अप्लाई किया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक ठिकानों में रडार सिस्टम को भी उन्होंने इस बहाने अटैक कर दिया। अब इसको हम ज़रा बड़े स्केल में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि एक बाउंड्री है एक देश की, वहाँ पे हमने इसी तरह का रडार सिस्टम, मिसाइल शील्ड सिस्टम लगा दिया, और मान लीजिए कि पड़ोसी मुल्क से कोई काल्पनिक युद्ध होता है और वो बड़ी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है उसको तो हम कैप्चर कर लेंगे इस रडार सिस्टम से, लेकिन अगर वो इसी तरह का हमास जैसा या बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रॉकेट्स छोड़ता है, तो ये रडार सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है। और इस कंफ्यूजन में एक जो कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड मिसाइल, बड़ी रेंज की मिसाइल्स दुश्मन मुल्क जो है, काल्पनिक दुश्मन मुल्क, वो स्पेसिफिक टारगेट की तरफ लॉन्च कर सकता है, जिसको शायद हम कैप्चर ना कर पाए। ये सब चीज़ें कल्पनाओं में हैं, और मैं कल्पनाई चीज़ों की बात कर रहा हूँ इसलिए कि हम सिक्योरिटी की तरफ और हम लोग महफूज रहें वर्ल्ड लेवल पर, और मैं अपने देश के प्रति भी सचेत रहता हूँ। और विश्व भी जो इस तरह के टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है, क्योंकि सिविलियन को अटैक करना, इसको कोई हर आदमी कंडेम करेगा। जैसा कि प्रेसिडेंट PLO के जो राष्ट्रपति हैं अब्बास साहब, उन्होंने भी किया, इंडिया ने किया, हर लोग कर रहे हैं। और तो यहाँ इस लिहाज से हर तरफ सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो ये चीज़ जो आती है चीज़ समझ में कि हर चीज़ परदेश में है, जो मैं अब आगे देखता हूँ कल्पनाओं में ही, खासकर इंडिया का रिस्पांस देखता हूँ, तो कांग्रेस और BJP भले ही कितना ही अपोजिट व्यू जनता के सामने रखती रहें, लेकिन चाहे रसिया यूक्रेन की पॉलिसी हो या अभी इजराइल का मैं देख रहा हूँ, संयुक्त रूप से वो बैलेंसिंग एक्ट में ही दिखती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री वे में ही कॉम्प्लीमेंट करती हुई ही दिखती है। जहाँ ठीक है टेररिस्ट अटैक हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिना किसी का नाम लिए, हमास का नाम लिए, उन्होंने इसको अनुचित बताया, उसकी घोर निंदा की, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर से बाद में फ़ोन में बात भी की। तो वहीं इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रूथ के बाद जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिस्पांस 1-2 दिन बाद जो आया, वहाँ पर पैलेस्टाइन के मुद्दे पे वो ज़्यादा फोकस रहा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टोटल रिस्पांस, फुल रिस्पांस आया, वो दोनों ही चीज़ों को मिला के आता है। कंडेमनेशन जो इस तरह का अटैक हुआ जिसमें सिविलियंस टारगेट पे लाए गए, और दूसरी तरफ जो पैलेस्टाइन का जो क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन का, जैसा कि BBC की न्यूज़ सुन रहा था, अगर मैं सही हूँ, अगर गलत हो तो माफ़ कीजिएगा भाई, सीधी सी बात। और उस पर सीधे डायलॉग पे भारत सरकार ने जोर दिया। तो
इंडिया में मैं ये इमेजिनेशन से दोनों पार्टियों को कम से कम फॉरेन पॉलिसीज़ में एक जगह फिक्स होते, ये दूसरा मौका है। मैं देख रहा हूँ, किसी ने शायद सही कहा है कि सरकारें चेंज होती हैं लेकिन फॉरेन पॉलिसी जल्दी चेंज नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी जल्दी चेंज नहीं होती है। एक तीसरा पहलू जो इस पूरे चीज़ में इजराइल पैलेस्टाइन सिस्टम्स में आता है, वो कल सत्यहिंदी पे ही जब मैं एक चीज़ सुन रहा था और रवीश कुमार जी को सुन रहा था कि रवीश कुमार जी की ऑफिशियल की बात कर लेते हैं कि लाख इजराइल का जो रुख है पैलेस्टाइन के प्रति, लेकिन वहाँ पे भी जो उनका लीडिंग न्यूज़पेपर है वो जिस हिसाब की पत्रकारिता कर रहा है और सब कुछ कैटेगरी पे सबको रखता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी को हो या आर्मी चीफ स्टाफ हो या इजराइल ने स्वयं अपने तरफ से जो ऑक्यूपेशनल टेंडेंसी लंबे दौर से पैलेस्टाइन की तरफ कर रखी है, जो उनको ब्लॉकेज कर रखा है, खुली जेल इत्यादि, ये सब ओपन रूप से कंडेमनेशन वहाँ का जो हर जो लीडिंग न्यूज़पेपर है जो हिब्रू और इंग्लिश दोनों में छपता है, एडिटोरियल में संपादकीय में वो स्पष्ट रूप से छापते हैं। और वो उन्होंने शायद कल रवीश कुमार ऑफिशियल की बात माने तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से हमास का भी क्या बोलते हैं हौसला, पैलेस्टाइन के लोगों के लिए भी सिंपैथी व्यक्त कर दी कि बड़ी माइट, बड़ी फोर्स, बड़ी टेक्नोलॉजी को भी एक हौसले ने चुनौती दे दी। और रोना इजराइल के लिए नहीं, रोना हमें गाज़ा के लिए भी है, जहां सिविलियंस इस तरह के मानव ब्लॉकेज और बमबारी झेल रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें हमारे विश्व लेवल पे सभी पत्रकारों को, सभी मुल्कों को सोचना चाहिए। तो अब सत्यहिंदी पे तीसरा जो मैं पहलू सामने लाता हूँ, जो कल ही शाम के शो पे जो आया, एक तीसरा पहलू विद्वान सज्जन साहब, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, कि इजराइल के लोग, इजराइल जो देश है वो पैलेस्टाइन के बिना भी अधूरा ही दिखता है, क्योंकि जितने भी लोअर स्किल्स हैं, जो वर्किंग्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स है, वो उसकी सेवाएं इजराइल लेता है। और इजराइल जिसको, जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, आर्थिक रूप से भी काफ़ी सक्षम है और एक सिंपैथी हमेशा वेस्ट की इजराइल के प्रति रहती है, उस जो वेस्ट ने भूल की उस ऐतिहासिक हॉलोकॉस्ट के बाद, और जो उनको फंडिंग भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो हायर स्किल्ड जॉब्स इत्यादि में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन कोई राष्ट्र जो होता है उसको बेसिक सर्विसेज, हार्डवेयर रिलेटेड सर्विसेज और दूसरे लोअर ग्रेड की सर्विसेज, उनके साथ बेसिकली वो रोज़मर्रा में उन्हीं के साथ चलता है। तो अगर पैलेस्टाइन को पूरी तरह से हम भूल भी जाएं, इजराइल अगर भूल भी जाए मैप से या सब कुछ से, अपने दिमाग से, तो उन सर्विसेज को कौन देगा? क्या इजराइल को जो इतनी मदद मिल रही, जो इतने तरक्की पसंद लोग हैं, जो इतनी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो क्या बोलते हैं इस ब्लू कॉलर जॉब्स और इत्यादि में जो ये सब की रिक्वायरमेंट जो फिलिस्तीन पे दिखे हैं, उनकी स्किल्स पे दिखे हैं, वो क्या रातों रात डेवलप हो जाती है? वो भी डेवलप होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। आप इंपोर्ट कब तक हर चीज़ कर लेंगे? और जो आपको मदद, जो चीज़ ये सब मिल रही है या जो आप इम्पोर्टेंस पा रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे, जो सिंपैथी है, ऑल दिस थिंग्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन के संदर्भ में भी तो मिलती हैं। इसलिए जो इंडिया ने बात की है या यूएस के प्रेसिडेंट बात करते हैं या दुनिया ही बात करती है कि दो पीसफुल नेशंस को एग्जिस्टेंस में प्रेम पूर्वक रहें और एक दूसरे के लिए मजबूती बने, ना कि एक दूसरे का लिए नुकसान के रूप में वो साबित हों। तो ये सोचना है, सोचने की जिम्मेदारी पैलेस्टाइन से ज़्यादा मैं इसलिए इजराइल पे समझता हूँ क्योंकि इजराइल सक्षम है कहीं ज़्यादा। अभी तो फ़िलहाल पैलेस्टाइन के बहुत सारी आबादी जो है पानी के लिए, खाने के लिए, अस्पताल में बिजली के लिए अब इन तरह से देख रहे हैं, लेकिन जो ब्लॉकेज जो बहुत दिनों से चला आ रहा है और जो ऑक्यूपेशन की टेंडेंसी जिसका वहीं के अखबार ने खुद उसको खिलाफ वो है, जो प्रोग्रेसिव इजराइल लोग हैं वो भी विरोध करते हैं। तो इस विषय में सोचना है। बहुत हद तक जो
इतिहास में झगड़े में देखता हूँ, वो देखता हूँ जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता के रेस्पेक्ट में अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करती रहती है। वो ये भूल जाती हैं कि जो लंबे समय से चली आ रही सभ्यताएं हैं वो किसी एक मत नहीं बल्कि बहुत से मतों और कंट्रास्टिंग और कन्फ्लिक्ट से गुजरते हुए अनुभव से उसके बावजूद भी इक्विलिब्रियम बनाते हुए ही वो चलती आती हैं और शायद इसीलिए चल रही हैं। बहुत बार बहुत चीज़ों को झेलते हुए भी आगे बढ़ने की कोशिश ये सभ्यताएं करती हैं। तो उनमें ये सभ्यताएं कितना भी वो अपने आप को एक पर्टिकुलर वे डोमिनेंट व्यू बताने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूज़ से उभरती हैं। सभ्यता एक वे ऑफ लाइफ होती है, एक ओपन सिस्टम होता है जो दूसरी सभ्यताओं को भी देती है, उनसे भी ग्रहण करती रहती है इन एक्सपीरियंस में। और जब कोई एक पर्टिकुलर डोमिनेंट थिंकिंग लाइन या किसी कम्युनल हेट्रेड या कम्युनल सुप्रीमेसी के लाइन पे वो चीज़ उभरने लगती है किसी सभ्यता में, तो वही क्या बोलते हैं जो उसके दूसरे खूबसूरत एलिमेंट्स हैं, बैलेंसिंग एलिमेंट्स हैं, जो और दूसरे लोगों के साथ चलने की उसकी कैपेसिटी को बनाए रहते हैं, उसको बांधा करती हैं। और इसके रिस्पॉन्स में जो दूसरी सभ्यताएं हैं वो भी इसी तरह की एक नैरो सोच और रिलीजियस थियोलॉजी जो क्या बोलते हैं उसको पकड़ लेती है। जबकि रिलीजन वास्तव में जो होता है उसमें एक वे ऑफ लाइफ होता है, बहुत से बैलेंसेस को देखता है। बहुत संसार के ज़्यादातर रिलीजन शांति, प्रेम, सद्भाव, एक दूसरे के साथ चलने में विश्वास करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग उसको मानते हैं। तलवार की नोक पे कोई भी रिलीजन बहुत ज़्यादा फैल नहीं ही सकता है। तो इन सभ्यता के स्तर से अगर मानव सभ्यता की बात करनी है, खासकर आज के समय में जब पर्यावरण की भी मार आ रही है और सभ्यताएं कहीं ना कहीं पूरा विश्व ही इतना इंटरकनेक्टेड हो गया है कि सभ्यताएं में इतना ज़्यादा एक्सचेंज होने लगा है टेक्नोलॉजी से लोगों के मध्य, तो हम इस तरह से अपनी सभ्यता हमारी महान है, आपकी महान, अरे जो जिससे बढ़िया मिले उसे कॉम्प्लीमेंट्री बनाते रहिए। जैसे भारत चलता है, लाख अपोजिट व्यूज होते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय खासकर फॉरेन पॉलिसी के समय एक दूसरे के मतों को जो भी अच्छा मिलता है उसको सुनियोजित करके एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ भारत सदियों से चलता है। और मेरी उम्मीद है भारत हमेशा सदियों से इसी तरह चलता रहेगा और विश्व को भी इसकी प्रेरणा देता रहेगा। डाइवर्स व्यूज़ में कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें ढूंढकर हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं और डाइवर्स व्यूज में फ्रिक्शन करने वाली टेंडेंसीज़ को हम हमेशा मात देते रहे हैं। यही भारत का विश्व के लिए संदेश है और उसके इस महान राष्ट्र के नागरिक के नाते यही विश्व का लिए भी मेरा और मेरे देश की ओर से संदेश है। मैं ये नहीं कहता ये संदेश भारत का ही है। जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो भी डेमोक्रेटिक लोग हैं विश्व स्तर पर, जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, जो महान कल्चर अपने आप को रशिया कहता है, जो पुरानी सभ्यता चीन कहती है, इन सभी लोगों को इस पैलेस्टाइन और इजराइल के क्वेश्चन को, स्वयं पैलेस्टाइन और इजराइल को आपस में इस सामंजस्य के साथ, इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इसका सही यूज करके सही चीज़ों को जल्दी पकड़ के जल्दी हम पीसफुल डायलॉग और पीसफुल इजराइल पैलेस्टाइन को एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट स्टेट्स और प्रेम से रहने की ओर हम बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।